वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से इस चैनल पर बीपीएससी मुख्य परीक्षा हिस्ट्री ऑप्शनल यानी कि इतिहास वैकल्पिक विषय का क्लास शुरू किया जा रहा है। और अगर आपने इतिहास विषय को अपना वैकल्पिक विषय चुना है बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए तो ये वीडियो आपके लिए निस्संदेह ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस सीरीज के साथ जुड़ जाएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि इससे संबंधित मैं जितना भी वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वैसे छात्र जो बीपीएससी का तैयारी तो करना चाहते हैं लेकिन कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण कोचिंग क्लास नहीं कर पाते हैं तो उनकी थोड़ी मदद हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा आधुनिक भारत के बारे में। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले चुना है आधुनिक भारत को। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सबसे पहले आधुनिक भारत क्यों, सबसे पहले प्राचीन भारत क्यों नहीं। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर जो छात्र 65वीं प्रीलिम्स में शामिल होने जा रहे हैं तो उसके दृष्टि से भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा क्योंकि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आधुनिक भारत से 30+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है प्रीलिम्स का 64वीं या 63वीं का तो आपको पता होगा कि आधुनिक भारत से 30+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर सबसे पहले आधुनिक भारत को चुना है। पहले मैं आधुनिक भारत को शुरू से लेकर अंत तक आपको बताऊँगा। सारे टॉपिक को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। और यहाँ जो आज का मेरा पहला टॉपिक है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि भारत में आगमन का यूरोपीय कंपनियां, मतलब भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई थी उनका आगमन का क्रम क्या था, उससे संबंधित जितने भी एग्जाम में पूछे जाने वाले तथ्य हैं उसको मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दूसरा क्लास, वहाँ से मैं अपना सिलेबस को अच्छे से स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यूरोपीय कंपनी के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन कंपनियाँ भारत में आई थी, उससे जो संबंधित तथ्य होंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उसके बारे में बताऊँगा इस वीडियो में। तो भारत में जो 5 महत्वपूर्ण कंपनियाँ थी, हालांकि इसके अतिरिक्त और भी थे लेकिन ये जो 5 है आपको दिख रहा है, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। ये पांचों जो है पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अक्सर प्रश्न यहाँ से ज़रूर देखने को मिलता है। तो आप ये याद रखिए, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। तो इसको याद रखने का मैंने एक ट्रिक बनाया है दोस्तों, वो ट्रिक मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उसे फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनियाँ भारत आए थे, आपको ऑप्शन दे देगा तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे। तो अगर आपको ट्रिक याद नहीं रहेगा तो आप उसका आंसर नहीं लिख पाएंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। देखिए, पुर्तगाल, पी से पुर्तगाल, डी से डच, फिर ए से अंग्रेज, फिर डी से डेनिश, एफ से फ्रांसीसी। इसका ट्रिक यह है कि PDADF, आप इस तरह से याद रखिए, मन में रिपीट करते रहिए PDADF, तो आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। सबसे पहला यूरोपीय कंपनी जो कि भारत में आया था वो था पुर्तगाली। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पुर्तगाल के बारे में। तो देखिए, व्यापारिक खोज करने में पुर्तगाल सबसे आगे थे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि व्यापारिक खोज करने में पुर्तगाल सबसे आगे थे। जितनी भी व्यापारिक खोज हुई है उसमें पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण योगदान है। और दोस्तों 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। ये आपको पता होगा कि अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। कब किया था? 1492 ईस्वी में किया था, जो कि इटली का रहने वाला था। हालांकि वो निकला था भारत की खोज कर। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा ही है कि वह भारत की खोज करने निकला था और उन्होंने भारत की खोज करने के दौरान भारत को ना खोज कर अमेरिका को खोज कर डाला 1492 ईस्वी में। चलिए आगे है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया। वह कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया था, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था। अब यहाँ आपके मन में आ रहा होगा ये कैप ऑफ गुड होप क्या है। पूर्वी क्षेत्र में आने के लिए इसी का सहारा लिया जाता था। कैप ऑफ गुड होप एक रास्ता था, कैप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। उसी के द्वारा ये भारत आए थे 1498 ईस्वी में। कौन? वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था और इन्होंने भारत का खोज किया था। 6 साल बाद, यानी कि 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। उसके 6 साल बाद वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था 1498 ईस्वी में। आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वह कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया था। और कैप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? यहाँ पे देखिए मैंने लिखा ही है, 1488 ईस्वी में बार्टोलोम्यू डियाज। बार्टोलोम्यू, ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। बार्टोलोम्यू डियाज ने कैप ऑफ गुड होप की खोज किया था 1498 ईस्वी में। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स जो हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। हालांकि अगला वीडियो जो सेकंड क्लास आएगा वहाँ से मैं आपको विस्तार में बताऊँगा।
फिलहाल यहाँ जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी उसको मैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उठते हैं उनसे संबंधित ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए अगला जो है वास्को डिगामा कालीकट यानी कोझिकोड, कालीकट को कोझिकोड के भी नाम से जाना जाता है, पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। कालीकट केरल में है। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वास्को डिगामा कालीकट पर कब पहुंचा था। 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था कालीकट पर, और फिर वहाँ के राजा जमोरिन ने उसका बड़े ही राजा जमोरिन, ये नाम महत्वपूर्ण है, कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका बड़े ही परंपरागत तरीके से स्वागत किया था। चलिए अगला है वास्को डिगामा कालीकट से मसाले एवं काली मिर्च तथा बहुत सारी जड़ी बूटियां लेकर पुर्तगाल गया और उससे 60 गुना मुनाफा कमाया। देखिए प्राचीन काल में भारत मसालों के व्यापार में, मसाला के उत्पादन में काफ़ी अग्रणी था। तो वास्को डिगामा कालीकट से मसाले, काली मिर्च तथा बहुत सारी जड़ी बूटियाँ लेके गया था पुर्तगाल, और वहाँ पे कितना 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होता है 60 गुना। और फिर सबसे पहले यह बात उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त पेड्रो अल्वर्स कैब्राल को बताया, जो कि एक पुर्तगाली था। देखिए व्यापारिक खोज करने में पुर्तगाली आगे था, पुर्तगाली खोज कर डाला क्या ब्राज़ील का। देखिए ब्राज़ील का खोज किया पुर्तगाली ने, भारत का खोज किया पुर्तगाली ने, इसलिए इसे कहा जाता है कि व्यापारिक खोज करने में पुर्तगाली सबसे आगे हैं। और फिर जो ये मुनाफा कमाए थे 60 गुना अधिक मुनाफा, सबसे अपने करीबी दोस्त पेड्रो अल्वर्स कैब्राल को बताया, जो कि एक पुर्तगाली था और उसने ब्राज़ील की खोज किया था। चलिए आगे देखते हैं। वास्को डिगामा अपने जीवन में 3 बार भारत आया था। प्रश्न यहाँ से भी उठ सकता है कि वास्को डिगामा अपने जीवन में कितनी बार भारत आया था, तो ये 3 बार भारत आया था। अब नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1500 ईस्वी में कोचीन में खोली थी। पुर्तगाली से संबंधित ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुर्तगाली ने सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था, तो ये 1500 ईस्वी में कोचीन में खोला था। चलिए अब फिर नेक्स्ट जो है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा पुर्तगाल की तरफ से पहला गवर्नर बनकर भारत आया था। देखिए 1505 में आया था कौन, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा, पुर्तगाल की तरफ से पहला गवर्नर बनकर भारत आया था। पहला गवर्नर है तो ये निसंदेह ही ये महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जा सकता है। दोस्तों आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो PDF भी इसका उपलब्ध मैं करा सकता हूं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, आपको वहां पे सारा PDF मिल जाएगा। देखिए 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा पुर्तगाल की तरफ से पहला गवर्नर बनकर भारत आया था, और फिर 1508 में चौल का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में 3 सैनिक शक्तियाँ, देखिए कौन कौन सी है। इस युद्ध में महमूद बिगारा जो कि गुजरात का राजा था, तुर्की का सुल्तान तथा मिस्र का सुल्तान, ये तीनों सैन्य शक्तियाँ एक तरफ तथा दूसरी तरफ अल फ्रांसिस्को अल्मोड़ा जिसे पुर्तगाल की तरफ से था वो। और फिर इस युद्ध में पुर्तगालियों की हार हुई थी, और इसी युद्ध में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा ने अपना एक बेटा को भी खो दिया था। कौन सा युद्ध था, यह था चौल का युद्ध, 1508 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि 3 सैन्य शक्ति कौन कौन, महमूद बिगारा जो कि गुजरात का राजा था, फिर उसका तुर्की का सुल्तान तथा मिस्र का सुल्तान, ये तीनों एक तरफ थे। दूसरी तरफ थे पुर्तगालियों के पहले गवर्नर कौन, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा, जिसमें अल्मोड़ा की हार हुए थे। चलिए नेक्स्ट जो है 1 साल बाद 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर, जब हार हुआ, उसका बेटा का मृत्यु हो गया, तो फिर उसे वापस बुला लिया गया। फिर 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क बनकर भारत आया था। कब, 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया था, और इसने गोवा पर सबसे पहले अधिकार किया। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ या आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। किससे, यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। यह डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1510 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क जो कि पुर्तगालियों की तरफ से दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया था, उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर को छीन लिया था। किससे, बीजापुर कहते हैं, गोवा को छीन लिया था यूसुफ आदिल शाह से। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। पुर्तगालियों ने ही भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाया था, और इसके अलावा तंबाकू की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने ही करवाई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसके अलावा यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस, और फिर इसके अलावा तंबाकू की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही करवाई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है ये, पुर्तगालियों ने गोवा पर 1961 तक शासन किया था। भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद भी पुर्तगालियों का शासन रहा था गोवा पर। ये कब तक रहा था, 1961 तक रहा था। प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 1961 तक पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार रहा था। चलिए ये यहाँ पे पुर्तगालियों का समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करेंगे डच के बारे में।
डच। डच नीदरलैंड के निवासी थे। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। डच नीदरलैंड के निवासी थे। और कार्नेलिस द हाउटमान, कार्नेलिस द हाउटमान 1596 ईस्वी में भारत आने वाला पहला डच नागरिक था। कौन था? कार्नेलिस द हाउटमान। कब? 1596 ईस्वी में भारत आने वाला पहला डच नागरिक था। चलिए अगला देखते हैं। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आप याद रखिए ये डेट, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी तथा पुलिकट को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। 1605 ईस्वी में किसने? डच ने। 1605 ईस्वी में डचों ने अपना पहली फैक्ट्री खोला था मसूलीपट्टनम में। कहाँ? मसूलीपट्टनम में, तथा पुलिकट को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। और फिर बाद में इसे बदलकर नागापट्टनम को किया गया। हेडक्वार्टर को बाद में बदलकर नागापट्टनम को रखा गया। तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलिए, डच सूती वस्त्र, कच्चा रेशम, अफीम, नमक, चावल आदि का व्यापार करते थे। किस किस का व्यापार करते थे? देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। डच सूती वस्त्र, कच्चा रेशम, अफीम, नमक, चावल आदि का व्यापार करते थे। ये सारे तथ्य जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको बताया है। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला है अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। देखिए, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को केप ऑफ गुड होप के पूर्वी दिशा में व्यापार करने के लिए मोहर लगा दी थी। मैंने आपको बताया था केप ऑफ गुड होप के बारे में कि इसका खोज बार्टोलोम्यू डियाज के द्वारा किया गया था। 1488 ईस्वी में किया गया था। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप का खोज किया गया था बार्टोलोम्यू डियाज के द्वारा। तो उसी के पूर्वी दिशा में यानी कि पुर्तगाल के पूर्वी दिशा में व्यापार करने के लिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने एक मुहर लगा दिया, यानी कि प्रस्ताव को पारित कर दिया। उसी के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। और फिर एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर कब बना था? तो ये बना था 1599 ईस्वी में। ये सारे फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट डाउन कीजिए, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर बना था 1599 ईस्वी में। चलिए अब बात करते हैं 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस सूरत आया था। देखिए, कैप्टन हॉकिंस सूरत कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। यहाँ से प्रश्न कैप्टन हॉकिंस से संबंधित काफ़ी बार पूछा जाता है कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस सूरत आया था और फिर 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। उन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए जहांगीर से फरमान मांगा था और जहांगीर से यह फरमान मिला भी कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आप फैक्ट्री लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि मुगल काल के अंतर्गत, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्ट्री खोलने के लिए जहांगीर से फरमान मांगा। कहाँ पे? सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए। सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए जहांगीर से फरमान मांगा था। किसने? कैप्टन हॉकिंस ने। वे 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था और सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए जहांगीर से फरमान मांगा था और जहांगीर ने उसे यह फरमान दे दिया कि आप मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सूरत में फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई थी। अब आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी मसूलीपट्टनम में, लेकिन मुगल साम्राज्य के अंतर्गत। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सूरत में लगाया था। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस याद रखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मुगल काल के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाए थे, तो उस स्थिति में आपका आंसर होगा सूरत। लेकिन प्रश्न में सीधे तौर पे पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो उस स्थिति में आपका आंसर होगा मसूलीपट्टनम। आपको ये दोनों डिफरेंस याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। पुर्तगाल तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 1612 ईस्वी में सुएली यानी कि सूरत का युद्ध हुआ था, जिसमें से सूरत से पुर्तगालियों का अस्तित्व समाप्त हो गया। देखिए, पुर्तगालियों का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1612 ईस्वी में युद्ध हुआ था, सुएली यानी कि सूरत का युद्ध। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सूरत से पुर्तगालियों का अस्तित्व समाप्त हो गया था। सारी जो व्यापारिक बस्तियाँ थी उनसे छीन लिया गया और फिर पुर्तगालियों का अस्तित्व सूरत से समाप्त हो गया। वहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। फिर अगला देखिए, फिर 1615 ईस्वी में टॉमस रोज जहांगीर के दरबार में एक फरमान लेकर आया। 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस गया था जहांगीर के दरबार में एक फरमान लेकर कि आप मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सूरत में, सिर्फ सूरत का बात वहाँ पे किया गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि फिर 1615 ईस्वी में
टॉमस रोज जहांगीर के दरबार में एक फरमान लेकर आया जिसमें था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कहीं भी फैक्ट्री खोल सकते हैं तथा जहांगीर द्वारा उसे यह फरमान मिला। हालांकि कैप्टन हॉकिंस जो 1609 ईस्वी में आया था वहाँ पे ये फरमान में शामिल था कि मुगल काल के अंतर्गत सिर्फ सूरत का बात वहाँ पे किया जा रहा था, लेकिन टॉमस रो जो 1615 ईस्वी में ये फरमान लेकर आया जहांगीर के दरबार में, उसमें ये लिखा था कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कहीं भी फैक्ट्री लगाया जाए। तो जहांगीर के द्वारा ये फरमान उसे मिल गया था, किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। आपको ये सब बातें याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। 1662 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के सम्राट किंग्स चार्ल्स द्वितीय से हुआ तथा दहेज में उसे मुंबई दिया गया। बाद में किंग्स चार्ल्स द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड प्रति वर्ष पर मुंबई रेंट पर दे दिया। देखिए 1662 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ था इंग्लैंड के सम्राट किंग्स चार्ल्स द्वितीय से, और फिर उसे मुंबई दिया गया था दहेज में, और फिर वही किंग्स चार्ल्स द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये रेंट पर दे दिया था 10 पाउंड प्रति वर्ष पर। किसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था किंग्स चार्ल्स द्वितीय ने रेंट पर मुंबई को। ऐसा लग रहा है कि मुंबई इसके दादा परदादा का संपत्ति है जो उसे मुंबई रेंट पर दे दिया 10 पाउंड प्रति वर्ष पर। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है कितने पाउंड प्रति वर्ष पर मुंबई रेंट पर दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो 10 पाउंड प्रति वर्ष पर। चलिए आगे देख लेते हैं। गेराल्ड अंगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। गेराल्ड अंगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा गेरोल्ड अंगियार, तो आपको विचलित नहीं होना है, दोनों एक ही है, गेरोल्ड अंगियार या फिर गेराल्ड अंगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है। आगे देखिए 1698 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गोविंदपुरा सुल्तानती, यहाँ पे देखिए गलती से लॉ यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे सुल्तानती होगा। 1698 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गोविंदपुरा सुल्तानती और कालिकाता में जमींदारी का अधिकार मिल गया। कहाँ पे? सुल्तानती, गोविंदपुरा और कालिकाता में जमींदारी का अधिकार मिल गया। किसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये तीनों जगह मिलकर अभी वर्तमान में ये कोलकाता कहलाता है। आपको ध्यान में रखना है कि तीनों जगह मिलकर वर्तमान में अब ये कोलकाता कहलाता है। ये कब मिला था इसे जमींदारी का अधिकार? तो आपको याद रखना है कोलकाता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारी का अधिकार मिला था 1698 ईस्वी में। प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। चलिए अगला है। जॉन चार्नक को कोलकाता का संस्थापक माना जाता है। मुंबई का संस्थापक मैंने आपको बताया गेराल्ड अंगियार, जबकि जॉन चार्नक को कोलकाता का संस्थापक माना जाता है। आप ये याद रखिए। देखिए अगला है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण किया था। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण किया था। चलिए अगला देखते हैं। 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्रुखसियर के दरबार में यह फरमान लेने पहुंचे कि उन्हें जो फरमान मिला था वह जायज़ है या नहीं, और फर्रुखसियर ने उसे जायज़ बताया। देखिए 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को फरमान मिला था, और फिर उसके बाद टॉमस रो एक बार आया था 1615 ईस्वी में एक फरमान लेने के लिए कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कहीं भी फैक्ट्री खोल सकते हैं। तो वही सारा फरमान के बारे में ये फर्रुखसियर के दरबार में फिर से एक बार आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1717 ईस्वी में, कि उन्हें जो पहले जो फरमान मिला था वो जायज़ है या नहीं। तो फर्रुखसियर ने उसे जायज़ बताया था। किसने? फर्रुखसियर ने। ये मुगल साम्राज्य से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बेदरा का युद्ध। 1759 ईस्वी में डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें डचों की हार हुई थी और कुछ दिन बाद वापस चले गए। देखिए मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था बेदरा का युद्ध 1559 ईस्वी में, वहाँ पे गलती से मैंने बोल दिया 1559, हालांकि वहाँ पे मैंने लिखा था 1759, तो 1759 जो है ये सही होगा। बेदरा का युद्ध 1759 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें डचों की बुरी तरह से हार हुई थी और सारी व्यापारिक बस्तियाँ इससे छीन ली गई थी। और कुछ दिन के बाद डच वो अपना सामान बांध के वापस चले गए अपना देश। कहाँ से? डच कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे, नीदरलैंड के रहने वाले थे, सॉरी डच नीदरलैंड के रहने वाले थे। चलिए अगला है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रांसीसियों के साथ 3 युद्ध हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण है तीनों युद्ध। इसे आंग्ल फ्रांस युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रांसीसियों के साथ 3 युद्ध हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध तथा कर्नाटक का तृतीय युद्ध। इसे आंग्ल फ्रांस युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो युद्ध हुआ था, तीनों युद्ध। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा युद्ध जो हुआ था 1760 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रांसीसियों के साथ तीसरा युद्ध 1760 में हुआ था। याद रखना आपको डेट कि 1760 में हुआ था, जिसे वांडीवास के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें कि फ्रांसीसियों का हार हुआ था। तो 1760 में फ्रांसीसियों से सारा अधिकार छीन लिया गया। अंततः वह वापस चले गए। कौन? फ्रांसीसी।
तीन युद्ध, जो तीसरा युद्ध जो हुआ था वांडीवास का युद्ध, वो 1760 में हुआ था। उसमें फ्रांसीसियों का हार हुआ और फिर वे उनसे सारा अधिकार छीन लिया गया अंग्रेज़ों द्वारा और वे फिर वापस चले गए। चलिए अगला जो है डेनिस। डेनिस डेनमार्क का निवासी था। कहाँ का? डेनमार्क का। 1616 में ये भारत आए थे। देखिए डेनिस डेनमार्क का निवासी था। ये 1616 में भारत आया था। कब? 1616 में। इन्होंने अपनी पहली बस्ती बंगाल के सेरामपुर में बसाए थे। यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि डेनिस ने पहले अपना फैक्ट्री कहाँ बसाया था, तो ये बसाया था बंगाल के सेरामपुर में। चलिए अगला है, इन्होंने व्यापार कम किया तथा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार अधिक किया। इसका मकसद व्यापार करना नहीं था बल्कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। कौन? ये डेनिश का। ये लोग व्यापार के मकसद से भारत नहीं आए थे बल्कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के मकसद से भारत आए थे, और वही किया उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और व्यापार कम किया। चलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग, फ्रांसीसी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी ये फ्रांस से भारत आए थे, आपको याद रखना है। फ्रांसीसी फ्रांस से भारत आए थे। अगला है लुई XIV का मंत्री कोलबर्ट ने पूर्व में व्यापार करने के लिए 1664 ईस्वी में भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। लुई XIV का जो मंत्री था कोलबर्ट, उन्होंने ही पूर्व में व्यापार करने के लिए 1664 ईस्वी में भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था। किसने? कोलबर्ट ने। आपको ये नाम याद रखना है, कोलबर्ट ने ये भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था। किसने? कोलबर्ट ने। चलिए अगला है, भारत में फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। देखिए फ्रांसीसियों ने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में खोला था। मैंने आपको बताया था पुर्तगालियों ने भी सबसे पहला फैक्ट्री सूरत में खोला था, और फिर अंग्रेज़ों ने भी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, यहाँ पे मैं ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में खोला था। तो और फ्रांसीसियों ने भी 1668 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। कहाँ पे? सूरत में खोली थी। आगे है, फ्रांसीसियों का पहला गवर्नर फ्रांसीसी मार्टिन बनकर भारत आए थे। फ्रांसीसियों का पहला गवर्नर फ्रांसीसी मार्टिन, ये नाम है फ्रांसीसी मार्टिन। ये फ्रांसीसियों की तरफ से पहला गवर्नर था जो कि भारत आया था। इसे ही पांडिचेरी का संस्थापक माना जाता है। देखिए पांडिचेरी का संस्थापक माना जाता है फ्रांसीसी मार्टिन को, और फिर गेराल्ड अंगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है, जॉन चार्नक को कोलकाता का संस्थापक माना जाता है। तो आपको ये तीनों याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं, 1734 ईस्वी में ड्यूमा इसका नया गवर्नर बनकर आया। देखिए 1734 ईस्वी में ड्यूमा इसका नया गवर्नर बनकर आया, और फ्रांसीसियों की तरफ से पहला जो गवर्नर आया था वो बनकर आया था फ्रांसीसी मार्टिन, और 1734 में इसका ड्यूमा अगला गवर्नर बना, और इन्होंने व्यापार को बहुत बढ़ाया। किसने? फ्रांसीसी मार्टिन के बाद आया था ड्यूमा, इन्होंने व्यापार को बहुत बढ़ाया। इसके बाद 1742 ईस्वी में ड्यूमा के बाद 1742 ईस्वी में डुप्लेक्स, यानी कि जिसका पूरा नाम था जोसेफ फ्रांसीसी डुप्ले, ये अगला गवर्नर बन के आया था फ्रांसीसियों की तरफ से भारत। तो देखिए फ्रांसीसियों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 3 युद्ध हुआ, मैंने आपको ऊपर ही बताया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध। देखिए यहाँ पे है, दोनों युद्ध के समय फ्रांस का गवर्नर डुप्लेक्स था। दूसरे युद्ध में डुप्लेक्स का हार हो गया तो उसे वापस बुला लिया गया। फिर चार्ल्स गेडेहू को गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया, और पांडिचेरी की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। कर्नाटक का जो 3 युद्ध हुआ था, पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध। देखिए इसे आंग्ल फ्रांस युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसियों का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध हुआ उसे आंग्ल फ्रांस युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। तो ये जो पहला 2 युद्ध था, पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, दोनों युद्ध के समय फ्रांस का गवर्नर डुप्लेक्स था, और दूसरे युद्ध में डुप्लेक्स का हार हो गया तो उसे वापस बुला लिया गया, और फिर चार्ल्स गेडेहू को गवर्नर बनकर भारत भेजा गया। गवर्नर बनाकर उन्होंने पांडिचेरी की संधि के साथ इस युद्ध को समाप्त किया था, दूसरा कर्नाटक युद्ध को। अब तीसरा कर्नाटक जो युद्ध हुआ था इसे सप्तवर्षीय युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, और फिर कर्नाटक युद्ध को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से, मैंने आपको बताया है कि कर्नाटक युद्ध को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। देखिए तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था इसे वांडीवास का युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। ये 1760 में हुआ था, मैंने आपको ऊपर ही बताया था। इसे सप्तवर्षीय युद्ध के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि ये 7 साल तक चला था। देखिए इस युद्ध में दोनों यूरोपीय शक्तियों की शत्रुता फिर से सामने आ गई। इस युद्ध की शुरुआत फ्रांसीसी सेनापति काउंट दे लाली, तीसरा युद्ध जो वांडीवास का युद्ध हुआ था उसका शुरुआत फ्रांसीसी सेनापति काउंट दे लाली, ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसने? काउंट दे लाली ने इसका सेनापति ने
फ्रांसीसी सेनापति काउंट दे लाली द्वारा इस युद्ध का शुरुआत किया गया था और फिर लाली को ब्रिटिश सेनापति सर आयरकूट द्वारा हार मिला था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसका जो युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों का, तो इसका जो फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था काउंट दे लाली, और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का नेतृत्व कर रहा था आयरकूट, सर आयरकूट। तो सर आयरकूट द्वारा काउंट दे लाली को इस युद्ध में हार मिला। अंततः फ्रांसीसी वांडीवास में लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध जो कि 1760 में हुआ था, उसमें इसको हार मिल जाता है फ्रांसीसी को सर आयरकूट के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति थे सर आयरकूट द्वारा इसके काउंट दे लाली यानी कि फ्रांसीसी सेनापति का हार हो जाता है, जिसमें कि इस युद्ध का जो समापन होता है वो पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है। और पेरिस का संधि कब होता है ये महत्वपूर्ण है। 1863 ईस्वी में यूरोप में उन्हें ब्रिटेन के साथ पेरिस की संधि करना पड़ा, किसे? फ्रांसीसियों को। तो यहाँ से प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो पहला क्लास था यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हालांकि यहाँ मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया है, लेकिन आने वाला जब वीडियो होगा अगला क्लास वहाँ से मैं आपको विस्तार में बताऊँगा। काफ़ी मज़ा आएगा, हम लोग साथ में पढ़ेंगे। तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जहाँ तक संभव हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।